तो आज हम एक माइंड ब्लोइंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। 26 ईयर्स एज 4000 प्लस ग्राफ्ट्स इम्प्लांटेड ग्रेड 6 और 9 मंथ्स। और आज रिजल्ट एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन से जो आता है रिजल्ट वो कैसा दिखता है, और सिर्फ मेडिसिन से आता है वो रिजल्ट कैसा दिखता है। मैं आपको दोनों चीज़ एक साथ दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके कि कौन सी ट्रीटमेंट कैसे और कौन से टाइम पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ग्रेड 6 पैटर्न बाल्डनेस जो होती है वो कंपैरेटिवली इसको एडवांस स्टेज बोला जाता है बाल्डनेस में। क्यों इसको एडवांस बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो रिसिपिएंट एरिया होता है उसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है, उसके सामने जो डोनर होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, यानी कि डोनर रिसिपिएंट मिसमैच हो जाता है। और जब ऐसे एडवांस स्टेज होते हैं वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ट्रीट करने के लिए। ऐसे ग्रेडिंग में ट्रीटमेंट लेने के लिए बहुत ही प्रिसाइज प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो आपका बाल्डनेस का जोन है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सको। लेकिन मुझे आपको एक चीज़ ये समझानी है कि क्यों कोई ग्रेड 6 तक पहुंच जाता है। ऐसा तो क्या होता है कि ग्रेड 6 में आप पहुंच जाते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो क्यों कोई ग्रेड 6 तक पहुंचता है? तो इसका जो सबसे कॉमन रीज़न है वो मुझे लगता है कि लेस अवेयरनेस, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि क्या होने वाला है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ग्रेड 6 किसको बोलते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 5 क्या होता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हम एडवांस कर जाते हैं ग्रेड 6 तक। दूसरी चीज़ कि बिज़ी लाइफ शेड्यूल। हमारी लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है कि हमको समझ में नहीं आता है और हेयर लास्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं, और इन दी एंड इतना लेट हो जाता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और तीसरी जो कॉमन चीज़ होती है, मे बी आपके पास अवेयरनेस भी है, मे बी आपकी लाइफ भी इतनी बिजी नहीं होती है। तो तीसरी चीज़ हमें प्रॉब्लम करती है वो होती है हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़। तो कभी कभी फाइनेंस की सिचुएशन में भी हम कोई ना कोई रीज़न से डिले करते रहते हैं कि बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन आप इतना एडवांस हो जाते हो कि जब आप एडवांस हो जाते हो तब उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, और अगेन फाइनेंशियल सिचुएशन वहीं पे आके खड़ी रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज भी है, आप टाइम भी निकाल सकते हो और आपके पास इनफ फाइनेंस भी है, लेकिन आपके पास प्रॉपर गाइड नहीं है। आपको प्रॉपर जो एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो 4th पॉइंट है ना, वो बाकी 3 से ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लॉस कर रहे हो, और वो होता है टाइम फ्रेम, टाइम ड्यूरेशन। कि जो टाइम में आपको जो ट्रीटमेंट मिल जानी चाहिए वो मिल जानी चाहिए। हम नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, हम ये देखते हैं, हम वो देखते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हमारे काम की हो भी सकती है और कुछ चीज़ें जेन्युइनली और रियली हमारा जो टाइम है वो वेस्ट कर रही है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया और अच्छा क्लिनिक बनाऊँ। तो इसके लिए हमें क्लिनिक को पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर वो डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं खुद भी वो चीज़ कर सकता हूँ। चलो यूट्यूब है, वेबसाइट है, गूगल है, तो उस पर हम सर्च करेंगे कि चलो जो रूम का साइज़ है वो ये रखेंगे, ये रूम का साइज़ ये रखेंगे, यहाँ पर हम ऐसी वॉल बनाएंगे, यहाँ पर हम ये प्लाईवुड यूज़ करेंगे, ये कलर यूज़ करेंगे, हम सीलिंग ऐसे बनाएंगे, हम ये वाले ऐसे यूज़ करेंगे, हम ग्लासेस ये वाले यूज़ करेंगे, फ्लोरिंग हम ऐसा बनाएंगे, वायरिंग हम ऐसे डालेंगे। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाएगा। मे बी 3 महीना 4 महीना, इफ़ आई एम सो लकी आई विल गेट दैट थिंग डन। फिर प्लान हो गया, अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम लेबर को हायर करेंगे, वो हमारे लिए हमारे प्लान के हिसाब से काम करेंगे। तो मे बी 10 या 12 महीने के अंदर अंदर मुझे जो चाहिए वैसा क्लिनिक बन भी जाएगा।
अब मेरा क्लिनिक बन गया है, अब मैं वहाँ पर काम करना शुरू करता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि अरे ये एसी तो यहाँ पर नहीं, ये जगह पर होना चाहिए, ये चेयर के लिए तो जगह ही नहीं है, चेयर तो हिल नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, लाइट का एंगल बराबर नहीं है, यहाँ पर अंधेरा आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग हो गई, या फिर ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि ये रूम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया या फिर ये रूम थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। यानी कि ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं था। तो क्या मिला ये सब करके? एक तो मेरी जो एनर्जी थी वो वेस्ट हो गई, मेरा फाइनेंस लॉस हुआ उसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा टाइम चला गया उसमें। अगर इसकी जगह पर मैं एक अच्छे से आर्किटेक्ट को हायर करता तो वो मेरे थॉट प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करते, एक प्रॉपर मुझे लेस एफर्ट डालना पड़ता, मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलता। यस, वो अपना चार्ज लेते, लेकिन इन दी एंड अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन का लॉस काउंट करूँगा तो उसके कंपैरेटिवली वो बहुत कम चार्ज लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर लॉस हुआ है फाइनेंस के साथ साथ टाइम का, मेंटली, तो दैट चार्ज इज़ लाइक जस्टिफिकेबल। उसके साथ साथ ऑफकोर्स जो मेरा टाइम है वो बचेगा, मुझे खुद वहाँ पर जाके वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट काम कर रहे हैं जो मेरे से भी अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका फील्ड है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अगर हम हेयर लॉस की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कि जब आपको एक प्रॉपर गाइड मिले, जब आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड हेयर एक्सपर्ट की गाइडेंस में हो, तब आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपके जो एफर्ट्स है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, आपको आउटपुट मैक्सिमम मिल जाता है, आपकी कॉस्ट सेविंग काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, फाइनेंशियल आपका बजट भी जो अदरवाइज जो लॉस होना चाहिए उससे आप बच सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका टाइम भी बचता है, जिस टाइम की हमें बहुत ज़रूरत होती है। और ये सब भूल जाओ, सबसे जो बेस्ट बेनिफिट हमें मिलता है वो है हमारे जो हेयर लॉस हो रहे हैं, हमारा हेयर कि जो एक बार रूट से डैमेज हो जाता है ना, फिर वो सेम हेयर आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आता है। वो हेयर को बचाने में आपको सक्सेस मिलती है, आपको सफलता मिलती है। सो थिंक अबाउट इट, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द रिजल्ट एनालिसिस ऑफ grade 6. Hi, myself Dr. Vivek Galani, Chief Hair Transplant Surgeon at RQC Hair Transplant Clinic, Surat, India. After doing thousands of hair transplant and implanting more than millions of hair follicles, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ। ग्रेड 6 4000 प्लस ग्राफ्ट्स। लेट्स गो। तो अभी आप जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो फोटो है ग्रेड 6 की। तो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि फ्रंट में जो डैमेज हुआ है वो बहुत ही ह्यूज डैमेज है, ऑलमोस्ट वहाँ से सारे जो हेयर है वो जा चुके हैं। और पीछे का एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हेयर है, लेकिन इनका जो बोल्डनेस है वो यहाँ से पीछे की साइड प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है। तो हम दूसरा एंगल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पर यह इनके साइड के एंगल है। अब साइड के एंगल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया है वो अफेक्ट हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो इनके जो डोनर एरिया है वहाँ पर भी थिनिंग होना शुरू हो गया है, डोनर एरिया भी वीकर होना, कमज़ोर होना शुरू हो गया है। तो इसको बोलते हैं डोनर रिसिपिएंट मिसमैच। बहुत बड़ी बोल्डनेस है, डोनर भी कमज़ोर हो गया है और ये बन जाता है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इस साइड भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको गैप्स दिख रहे हैं, खाली दिख रहा है। तो ये हो गया इनके साइड का एंगल। अब हम ऊपर से देखते हैं, पीछे का एंगल भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट दिखेगा कि इनका जो क्राउन है उससे आगे बढ़ के जो बॉल्डनेस है वो नीचे उतर रहा है पीछे की साइड से। ऊपर से आपको पूरा व्यू दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर पूरी बॉल्डनेस फैल चुकी है और यहाँ पर नीचे की साइड जा चुकी है। तो एक बहुत ही टिपिकल ग्रेड 6 पेशेंट है। ग्रेड 6 भी उससे भी आगे वो एडवांस कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो डोनर एरिया है
वो भी सम हाउ डैमेज होना शुरू हुआ है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। इसके साथ साथ अगर इनके हेयर की क्वालिटी देखोगे, कंपैरेटिवली थोड़ी सी पतली है, थोड़े से थिनर हेयर है। तो कैसे प्लान करेंगे ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल करने के लिए? दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको हम मल्टीपल सेशन में ट्रीट करेंगे, यानी कि पूरी बोल्डनेस को एक साथ कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डोनर रिसिपिएंट मिसमैच है। डोनर का जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा पुअर है। लेकिन अगर इसको भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे मिलने वाला आउटपुट हमें डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि यूजुअली सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ी सी नीचे हेयर लाइन हो, फोरहेड ऐसा हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊँ, जितनी आप हेयर लाइन ऊपर रख सकोगे उतना आपको फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेड 6 में हम हायर हेयर लाइन प्लान आउट करेंगे। यस, डेफिनेटली हमारे पास एक रीज़न ये है कि डोनर रिसिपिएंट मिसमैच हो रहा है। अगर ज़्यादा नीचे करेंगे तो पीछे फिर ट्रीट करने के लिए आपके पास हेयर नहीं होंगे, क्योंकि डोनर नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जितनी आपकी हेयर लाइन अबोव होगी, उतनी जितनी ऊपर होगी उतना वो आपको मैच्योर लुक प्रोवाइड करेगी। जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी उम्र, और ऐसा करने से आप थोड़े से हेयर भी सेव कर लोगे, आपके ग्राफ्ट बच जाएंगे, जिसका आप फ्यूचर में यूज़ करके पीछे का जो एरिया है उसको कवर कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में हम जो हेयर लाइन है वो कैसे प्लान करेंगे? समवेयर हम कुछ मोर देन 7.5 सेंटीमीटर या समवेयर अराउंड 8 सेंटीमीटर का पोर्शन रख के हम कुछ इस तरह से इनका हेयर लाइन प्लान आउट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास इनफ डोनर होता तो मे बी मैं थोड़ा सा और नीचे आके प्लान आउट करता कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास अच्छा डोनर है, इतना ज़्यादा एडवांस स्टेज नहीं है, तो थोड़ा सा हम नीचे आके प्लान करते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से हमें प्लान करना है, और इसको प्लान करते हुए अप्रोक्सीमेटली हम, क्योंकि हमारे पास 4000 ग्राफ्ट की अभी अवेलेबिलिटी है, तो हम कुछ इतना सा एरिया प्लान आउट करेंगे। अगर हम साइड का एंगल देखेंगे तो कुछ यहाँ से कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये साइड से, और अगर दूसरी साइड का हम देखें तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, राइट। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि सर्जरी के दिन इनकी फाइनली हमने कैसे हेयर लाइन प्लान की थी। तो अब आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है इनका सर्जरी के दिन का फाइनल आउटपुट। जैसे मैंने बताया कि कंपैरेटिवली हम थोड़ा सा हेयर लाइन ऊपर रखेंगे ताकि बहुत सारे बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल पाए। इनका अगर आप शेप देखोगे तो अच्छे से प्रॉपरली राउंड डायरेक्शन में इनको शेप मिल रहा है, साइड के एंगल भी बने हुए हैं, और पीछे का ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक का जो एरिया है वो कवर करने के लिए प्लान आउट किया है। ये हो गया उनका पूरा ऊपर से एंगल। तो 4000 ग्राफ्ट है, इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि बहुत ही इनफ एरिया हमने प्लान आउट किया है। और अगर आप यहाँ पर पीछे देखोगे तो क्राउन में बहुत ही ज़्यादा इनका लॉस है, पूरा खाली दिख रहा है, थोड़े थोड़े थिन पतले फाइन हेयर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि मेडिसिन से आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, हेयर ट्रांसप्लांट प्लस मेडिसिन से आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी हमने हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया है वो फ्रंट में किया है, हम यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट में दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने में समझ आएगा कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट से बेनिफिट मिलेगा, क्या मेडिसिन से मिलेगा, या फिर दोनों से मिलेगा। ये इनका साइड का एंगल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो प्रॉपर हेयर लाइन इस तरह से साइड में से आ रही है। कंटिन्यूस कर रहे हैं हम बाकी की हेयर लाइन के साथ, ताकि इनका जो लुक है वो नेचुरल बने, आगे जाके कंटिन्यूएशन मिले हेयर लाइन को। तो अब आपके सामने जो फोटोग्राफ्स है वो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद की फोटोग्राफ है। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? शेडिंग फेज। ऑलरेडी आप जानते हो शेडिंग फेज क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा जो ट्रांसप्लांटेड जोन था
वो कुछ इस तरह से यहाँ से लेके इतने तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हेयर है वो ऑलमोस्ट वहाँ से जा चुके हैं, शेड हो चुके हैं और थोड़े बहुत हेयर प्रेजेंट भी है। क्योंकि आप अगर इनिशियली पीरियड की इनकी फ़ोटो देखोगे तो यहाँ पर इतने हेयर नहीं थे, एकदम शाइनी, ऑलमोस्ट शाइनी स्किन हो चुकी थी और थोड़े बहुत हेयर प्रेजेंट थे। उसके सामने अभी आप यहाँ पर काफ़ी हेयर देख पा रहे हो। अब इनका साइड का एंगल देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अच्छे से इनकी जो हेयर लाइन है वो मेक आउट हो रही है, दोनों साइड से दिख रहा है कि भाई ऐसे हेयर लाइन है। ये देखो यहाँ पर आप ऊपर से एंगल देख रहे हो तो यहाँ पर से भी आपको ये हेयर लाइन दिखना शुरू हो गई है। जैसे मैं बताता हूँ, शेडिंग फेज रैंडम होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ज़्यादा बाल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम दिख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, तो रैंडम प्रोसेस है। और 1 महीने के बाद की फ़ोटो है तो ये टिपिकल शेडिंग फेज की फ़ोटो है जहाँ पर आपके हेयर चले जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन के बाद ही आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा, डेफिनेटली हम वो भी देखेंगे। और ये पीछे का क्राउन एरिया है, यहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं प्लान किया है फ़िलहाल के लिए। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़े थोड़े हेयर ग्रो करना शुरू हो गया, अभी जस्ट 1 महीना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेडिसिन हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है, तो थोड़ा सा एकदम छोटा सा माइनर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। तो अब आप जो फोटो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद की। तो अब आपको थोड़ा सा अच्छा पिक्चर दिखना शुरू होगा। जैसे आप सामने से देख पा रहे हो, आपको थोड़े थोड़े हेयर दिखने शुरू हो गए। इनका ओवरऑल आप लुक देखोगे तो बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज़ होना शुरू हो गया है। अगर आप ऊपर का एंगल देखोगे तो ये एरिया जहाँ पर बिल्कुल भी हेयर नहीं थे, यहाँ पर अब आपको काफ़ी हेयर दिखना शुरू हो गए। उसके साथ साथ अगर आप ये क्राउन एरिया देखोगे, जहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है, वहाँ पर सिर्फ मेडिसिन से जो ग्रोथ दिख रहा है वो आ रहा है। यहाँ पर आपको पीछे का जो ग्रोथ दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन, आगे का आप जो देख पा रहे हो मेडिसिन प्लस हेयर ट्रांसप्लांट का है। और ये आपके सामने लेफ्ट साइड का व्यू है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन होना शुरू हो गया है इनकी हेयर लाइन का, और काफ़ी हेयर भी दिखने शुरू हो गए दोनों साइड पर। डॉन एरिया भी अच्छे से हील होना शुरू हो गया है। तो ये हो गया इनका राइट साइड का एंगल, अगेन कंटिन्यूएशन, और डॉन एरिया भी काफ़ी अच्छे से हील हो चुका है। ये हो गया इनका पीछे का एंगल कि ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, मतलब ये जो फ्रंट का रेड जोन है वहाँ पर किया है, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि काफ़ी हेयर वहाँ पर इम्प्रोवाइज होना शुरू हो गए, अच्छे होना शुरू हो गए। तो अब बारी है 9 मंथ्स के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट एनालिसिस की। सो लेट्स गो एंड वॉच। तो जो फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद की है। आप देख सकते हो कि इनके लुक में इतना फेब्युलस चेंज आया है। इनके जो हेयर है बहुत ही अच्छे से अच्छी डायरेक्शन के साथ ग्रो कर रहे हैं। डेंसिटी अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही जेन्युइनली अच्छी डेंसिटी इनको मिल रही है। और जो मैं सबसे पहले आपको समझा रहा था कि हेयर लाइन हम थोड़ा ऊपर रखेंगे, अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को इनके जो फोरहेड की जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू हिज फेस साइज़, इनके फेस का जो साइज़ है उसके सामने उनके जो फोरहेड का साइज़ दिख रहा है, शेप दिख रहा है, वो उसके आपके क्या थॉट्स है प्लीज़ कमेंट में बताएं। और ऑलमोस्ट दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे तो ये लुक में आपको समझ में आएगा कि इनके जो फेस का शेप है उसके साथ साथ उनकी जो हेयर लाइन है, फोरहेड की साइज़ है, बाकी के पोर्शंस जो होते हैं 3 पोर्शन में यूजुअली हमारा फेस डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका फोरहेड, एक होता है मिडल पॉइंट टू द टिप ऑफ द नोज, एक होता है टिप ऑफ द नोज टू चिन का जो पॉइंट होता है वहाँ तक का एरिया। तो ये दो जो एरिया नीचे के 2 एरिया होता है उसका ऑलमोस्ट
आपका जो फोरहेड है वो उससे बड़ा होना चाहिए, उससे कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका लुक है वो कभी कभी फ़नी हो जाता है या आपको मैच नहीं करता है। तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट्स को बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो। सबसे जो मेरा फेवरेट पार्ट है ऑलवेज़ कि आपकी जो हेयर लाइन है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, वो नेचुरल दिखनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं और ज़्यादा हेयर डाल दूँ, और ज़्यादा हेयर उसको थिक बनाओ तो वो आर्टिफिशियल लगना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट बनाते, इसको नेचुरल बनाते, और वही सेम चीज़ आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो। इनके हेयर की क्वालिटी भी अच्छी है, फाइन थिन हेयर है, इतने थिक नहीं है। तो ये हो गया इनका फ्रंट का एनालिसिस। अब हम देखते हैं इनका साइड का फ़ोटो। यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से इनकी जो हेयर लाइन है उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हो। बाकी का जो इनका फोरहेड का पोर्शन है एकदम प्रॉपरली आपको दिख रहा है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप सर्जरी, जिस दिन आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रही है उसी दिन आप हेयर लाइन नीचे प्लान करोगे, तो फिर आपका जो 8 महीने के बाद का जो रिज़ल्ट आएगा, जब रिज़ल्ट आता है तब वो और छोटा दिखना शुरू हो जाता है आपका फोरहेड। तो आपको, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर आपकी लाइन होती है, डिज़ाइन की गई होती है, वहाँ पर आपके रूट्स इम्प्लांट होते हैं। तो फिर वो जब हेयर ग्रो करता है तो वो फोरहेड को और कवर करता है, तो वो और छोटा दिखना शुरू हो जाता है। तो यूजुअली जो यंगस्टर्स होते हैं वो जब हेयर लाइन प्लान की गई होती है उस टाइम पर उनको लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत थोड़ा और नीचे लेते हैं और नीचे, वो लाइन को देखते हैं, वो फ्यूचर को नहीं देखते कि 8 महीने बाद जब आपके हेयर लंबे हो जाएंगे तब आपका फोरहेड कैसा दिखेगा। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे राइट साइड का एंगल है, एकदम कंटिन्यूसली इनकी जो हेयर लाइन है वो आपको दिख रही है, कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं है। तो यही तो देती है आपको नेचुरल लुक। आपको सिंपली फॉलो करना है नेचर को। जो अगर आप नेचर को फॉलो कर लोगे, जो जैसी नेचुरल हेयर लाइन दिखती है उसको हम फॉलो कर लेंगे, तो आपकी हेयर लाइन भी सर्जरी के बाद भी वो नेचुरल दिखेगी। अब आता है एनालिसिस, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन से कितना बेनिफिट मिलता है और सिर्फ मेडिसिन से कितना बेनिफिट मिलता है, और आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो ये आपके सामने है कंप्लीट। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि हमारा ट्रांसप्लांट जोन कितना था। ये हमारा ट्रांसप्लांट जोन है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो यहाँ पर आप डेंसिटी देख पा रहे हो। ऑब्वियसली अभी इनके जो क्राउन के हेयर है उसकी लेंथ कंपैरेटिवली हमने ज़्यादा रखी है, ताकि वो कवर करने में आपको अच्छे से सपोर्ट करे कि क्राउन को अच्छे से हम ढक सके। लेकिन ये जो एरिया है पीछे वाला जो मैंने राउंड बनाया है, इसको सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, वो है मेडिसिन का सपोर्ट। और यहाँ पर 2 चीज़ें मिली है, हेयर ट्रांसप्लांट प्लस मेडिसिन का सपोर्ट। और ये इनके पीछे का एंगल है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि कितने अच्छे से इनका यहाँ पर जो लॉस हुआ था वो रिकवर ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। वो अच्छा हो गया है 9 महीने के एंड में। तो इनके ये वाले हेयर स्ट्रेंथ हो गए, अच्छे हो गए हैं। मे बी इतने हेयर से अगर थोड़ा टाइम निकल जाता है तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर अभी बिल्कुल भी अगर ज़रूरत नहीं है तो सेशन प्लान आउट नहीं करना है। सो आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट केस ग्रेड 6 की, जहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन दोनों का यूज़ करते हुए एक अच्छा आउटपुट लिया, अच्छा बेनिफिट लिया। तो अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करना है, क्या कैसे करना चाहिए, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर से हमारी टीम के साथ बात करिए। वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू सून।